गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं करमजीत अपनी क्लास 10th की साइंस का लेसन 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपने अब तक एंटीजन, एंटीबॉडी और रक्त समूह के बारे में पढ़ लिया है। अपना जो नया टॉपिक है शुरू करना रक्तदान, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे कि रक्तदान क्या है। रक्तदान एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में उसका रक्त या रक्त आधारित जो भी उत्पाद हैं, प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि को क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है कि एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को उसका चढ़ाया जाता है रक्त, प्लाज्मा कुछ भी, तो वो क्या है, रक्तदान है। और सर्वप्रथम जो रक्तदान हुआ था वो 15 जून 1667 को हुआ था। फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैटिस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया था। उन्होंने क्या किया था, उस टाइम 15 वर्ष के एक बालक को भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया था। भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया था 15 वर्ष के बालक को। सर्वप्रथम 15 जून 1667 को फ्रांस के चिकित्सक ने करवाया था। भेड़ का जो रक्त है वो एक बालक को चढ़ाया था, लेकिन उसके बाद पशुओं से मानव में रक्तदान करना क्या कर दिया, निषेध कर दिया, अपराध घोषित कर दिया। तब से फिर ये बंद हो गया, लेकिन सर्वप्रथम एक भेड़ का रक्त ही एक बालक को चढ़ाया गया था। सबसे पहले देखते हैं कि रक्तदान की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो निम्नांकित जो परिस्थितियां हैं इसमें रक्तदान की जो आवश्यकता पड़ती है, तो पढ़ते हैं। पहली स्थिति चोट लगने पर या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, कि कई बार गिरने के बाद चोट लगती है, काफ़ी गहरी चोट लगती है, ज़्यादा मात्रा में जो हमारा ब्लड है वो बह गया, तो हमें और ब्लड की आवश्यकता हो सकती है उस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन, शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, कई बार कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे रक्त की कमी अपने आप शरीर के अंदर होने लग जाती है, तो उसमें उस टाइम भी फिर व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। शल्य चिकित्सा के दौरान किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में रक्त के बहने से या फिर उस ऑपरेशन के बाद पता चलना से कि शरीर में इस रक्त की कमी है, तो फिर अपने को उस टाइम फिर रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। रक्त में विषाणु अल्पता की स्थिति में कई बार प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, तो उस टाइम भी फिर आवश्यकता पड़ सकती है। हीमोफीलिया के रोगियों को, हीमोफीलिया मतलब उसमें जो रक्त की कमी है उस कारण, तो ये सारे के मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ सकती है जो जिससे अपने को अपने शरीर में रक्त की कमी लगे और उस फिर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रक्त है उसको चढ़ाया जाए, तो यही क्या है, रक्तदान है। रक्तदान की प्रक्रिया क्या होती है। रक्तदान की जो प्रक्रिया है, पहले उसमें क्या किया जाता है, रक्त का संग्रहण किया जाता है कि रक्त को इकट्ठा किया जाता है। पहले रक्तदान के अब तो कैंप भी लगते हैं, तो उस दौरान जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो अपना रक्त दान करते हैं, उसको कहीं भी सही जगह पर, सेफ जगह पर उनको रखा जाता है। तो उसके बाद फिर कभी ज़रूरत हो जिस भी ग्रुप की किसी को, तो उसको उस ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाया जाता है। तो रक्त संग्रहण कैसे होता है। रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है कि उसको किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, तो सबसे पहले उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात उपयुक्त क्षमता, मतलब जितनी क्षमता होती है उसकी देने की, उसी के अकॉर्डिंग उसके रक्त को लेकर उसको संग्रहण किया जाता है थक्का युक्त थैलियों में, कि थक्का रोधी युक्त थैलियों में, ऐसी थैलियों में उनको संग्रहण किया जाता है ताकि उसमें वो ब्लड खराब ना हो, कि उसने व्यक्ति ने दिया तो आगे किसी न किसी के काम आए। तो थक्का रोधी की वहाँ पे उनका थक्का बन के वो वहीं पे जम ना जाए, तो थक्का रोधी युक्त थैलियों में इनको इकट्ठा करके रखा जाता है। और जो संग्रहित रक्त है उसको प्रशीतित भंडारण किया जाता है, किसी मतलब नॉर्मल सही ठंडे टेम्परेचर पर उनको इकट्ठा करके रखा जाता है। उसमें फिर क्या होता है कि जो रक्त में जीवाणु हैं उनकी वृद्धि को रोका जा सकता है और कोशिकीय चयापचय को भी धीमा किया जा सकता है। प्रशीतित भंडार में ये प्रोसेस होता है। इसके बाद जो संग्रहित रक्त हो गया उसकी फिर कई प्रकार की जांचें, उसका समूह, उसका RH फैक्टर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, H
IV आदि, मतलब सभी प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं कि इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा RH फैक्टर पॉजिटिव है या नहीं है, तो इसको और कोई बीमारी है या नहीं है। फिर दूसरे व्यक्ति को जब वो रक्त चढ़ाया जाता है तब उसके भी ये सारे टेस्ट किए जाते हैं और बिल्कुल सेम RH फैक्टर वाले को सेम RH फैक्टर, सेम ब्लड ग्रुप वाले को सेम ब्लड ग्रुप का ही अपने रक्त है वो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखो, रक्तदान संग्रहण के पश्चात फिर दाता को, जिसने वो रक्तदान दिया है, उसको कुछ टाइम के लिए अपनी निगरानी में रखा जाता है ताकि उसको किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी, कोई चक्कर वगैरह न आते हो। तो मनुष्यों में क्या होता है, एक बार जो वो रक्तदान कर देता है और उसकी फिर जो प्लाज्मा की 2-3 दिवस में ही पुनः पूर्ति हो जाती है और औसतन 36 दिवस पश्चात जो रक्त कोशिकाएं हैं वो परिसंचरण प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती है कि 2 या 3 दिन में ही जितना रक्तदान उसने किया है उसकी जो प्लाज्मा की पुनः जो पूर्ति है वो 2-3 दिन में ही हो जाती है। पहला था संग्रहण, कि किसी भी व्यक्ति से, स्वस्थ व्यक्ति से रक्त लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। दूसरा है फिर आदान, कि जो ले लिया रक्त उसको फिर जिस भी मरीज को उसकी आवश्यकता है उसको वह रक्त चढ़ाना आदान कहलाता है। भी वो जो रक्त ले लिया कि उसको फिर दूसरे व्यक्ति को चढ़ाना, ये क्या कहलाता है, आदान कहलाता है। आदान में क्या सावधानियां रखनी पड़ती है कि आदान से पूर्व मरीज के रक्त दाता के रक्त से मिलान किया जाता है। सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप, RH वगैरह सब कुछ देखकर उसका मिलान किया जाता है और उसी प्रक्रिया के पश्चात ही फिर आदान किया जाता है। बिना इस प्रक्रिया के आदान करना हानिकारक साबित हो सकता है। दूसरा कि जब संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया से शुरू करती हैं तो उससे 30 मिनट, ना तो ज़्यादा टाइम पहले और ना बिल्कुल ताज़ा ताज़ा निकाल के किसी को दान करना, मतलब 30 मिनट पहले उसको भंडारण क्षेत्र से बाहर निकाल कर रखा जाना चाहिए या रखा जाता है, कि ज़्यादा पहले रखने से वो ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल ठंडा ठंडा चढ़ाने से भी वो सही नहीं रहेगा। तो 30 मिनट पहले उसको भंडारण क्षेत्र से बाहर निकाल लेना चाहिए। उसके बाद रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। यह करीब 4 घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो प्रक्रिया है वो 4 घंटों तक चलने वाली है, जो प्रवेशनी के माध्यम से संपादित की जाती है। 4 घंटों तक चलती है और इसको प्रवेशनी के माध्यम से संपादित किया जाता है। और रोगी में आदान संबंधी जो प्रतिक्रियाएं हैं, ज्वार, ठंड लगना, दर्द, साइनोसिस, हृदय गति, अनियमितताओं को रोकना, ये सारी चिकित्सक द्वारा औषधियाँ दी जाती है। इसके बाद है रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का हो सकता है, समजात आदान और समजीवी आदान। समजात आदान का तो ये हो गया कि एक ही आदान है वो व्यक्ति ने दिया है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा, मतलब समान जाति को, कि एक व्यक्ति के रक्त को दूसरे व्यक्ति के रक्त को ही चढ़ाना, कि पहले एक व्यक्ति ने दान किया फिर कई बार दूसरे व्यक्ति को जरूरत पड़गी तो उसको उस रक्त का आदान करवाना, उसको वह रक्त चढ़ाना, यह तो क्या कहलाता है, समजात आदान। और फिर है समजीवी आदान, कि ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति ने पहले रक्त का दान कर लिया खुद ने, लेकिन थोड़े टाइम के बाद कोई चोट लगने या किसी भी कारण से उसी व्यक्ति को खुद को ही जरूरत पड़गी तो खुद का रक्त जो पहले दान किया हुआ है और उसी रक्त को खुद उसी व्यक्ति को चढ़ाना। समजीवी मतलब जीव भी समान हो, समजीवी जीव भी समान हो तो उसी व्यक्ति को वह रक्त द्वारा चढ़ाना तो क्या कहलाता है, समजीवी। अब है ये आपका था आदान। इसके बाद रक्तदान के दौरान जो बरती जाने वाली सावधानियां हैं कि सबसे पहले दाता और रोगी के इस ABO प्रतिजन का जो मिलान करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, दाता के रक्त में रोगकारक या हानिकारक तत्वों का न होने की जांच करना, मतलब उसमें जांच करना किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हो। तीसरी बात, दोनों के रक्त में ही RH फैक्टर का भी मिलान करना कि RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों में ये वो भी सेम होने जरूरी हैं। इसके बाद संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रशीतित भंडारण करना, कि उसको प्रशीतित करके रखना भी जरूरी है। और किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाना, क्योंकि जिस भी आदमी ने दिया है रक्त को दान दिया है तो उसका जो उद्देश्य है रक्त दान देने का, मतलब किसी की काम आई, ऐसे नहीं कि वो वैसे ही पड़ा रहे और ख़राब हो जाए, तो उससे भी उसको बचाना। और संग्रहण तथा आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही हो, चाहे तो रक्त को संग्रहण करना है, इकट्ठा करना है
चाहे किसी व्यक्ति को उसको चढ़ाना है, ये दोनों ही जो स्थितियां हैं वो चिकित्सक की उपस्थिति में ही होनी चाहिए। और आदान के दौरान जो बरती जाने वाली असावधानियां होती है उसी के कारण जो निमन रोग हो सकते हैं, HIV वगैरह, तो ये सारी हेपेटाइटिस, ये सारे रोग बिना सावधानी ना रखे हो सकते हैं, तो ये ज़रूरी है। इसके बाद है रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या है, इसके बारे में देखते हैं। रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व कि अपने जो रुधिर वर्ग है उसमें जो समूह दिया था, वर्गीकरण दिया था, उसको क्या नाम दिया था, AVO वर्गीकरण, और इनको अलग अलग कर दिया। तो IA वाले को IA, IV वाले को IB और IO वाले को क्या कह दिया, IO प्रतिजन कह दिया। ये सारे प्रतिजन हो गए। तो इसी प्रकार जो मनुष्यों की उपस्थिति और रुधिर के अनुसार कुल 6 प्रकार के जो प्रतिजन हैं, प्रारूप हैं, वो इस प्रकार है कि A वाले का क्या हो सकता है, IA हो सकता है, और IA और सीधा I हो सकता है। उसी प्रकार B वाले का IB हो सकता है जीन प्रारूप, और IB और A हो सकता है। AB वाले का IA IB और O वाले का IE। ये 6 प्रकार के जो जीन प्रारूप हैं ये संभव हैं। इसके बाद कि यदि किसी मतलब दंपति के बारे में बताया गया कि उसके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो किस प्रकार हो सकता है, तो यदि पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो II है और महिला का क्या है, IA और IB। सबसे पहले इसके युग्मक बन गए, अलग अलग हो गए, IA IB IA II। फिर I को IA से हो गया, I को इससे करवाया IB से, इसी प्रकार इन दोनों का करवाया। तो यहाँ पे जो इस प्रकार के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं, या तो A प्रकार का या फिर B प्रकार का, मतलब आप 6 में से कोई भी लेकर इस प्रकार इसको हल क्रॉस करवा के मेडल की तरह आप देख सकते हो कि इसका किस प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉसिबल है। इसके बाद दूसरा प्रकार एक और दे रखा है कि महिला का IB I है और पुरुष का IA IA है। सबसे पहले युग्मक बन गए IA IV। IA को IV से करवाया तो IA IV, फिर IA को I से करवाया तो IA I, फिर IA IV और फिर IA I। तो ये AB हो सकता है या फिर A हो सकता है। इस प्रकार मतलब पुरुष का या महिला का, A का कोई भी है, दोनों में से एक औरत का है, एक पुरुष का है, दोनों में से फिर जब दोनों का क्रॉस होगा, उनकी जो संतति उत्पन्न होगी, उसका जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होगा वो क्या होगा, या तो AB होगा या फिर क्या होगा, A होगा। उस 6 में से आप किसी को भी लेकर किसी प्रकार का क्रॉस करवा के चेक कर सकते हो कि उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो सकता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अंगदान व देहदान। अंगदान किसी भी मतलब जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति, मतलब कई बार क्या होते हैं कि कई व्यक्ति मरने से पहले लिखवा देते हैं कि मेरा मरने के बाद जो पूरा शरीर है वो क्या कर दिया जाए, दान कर दिया जाए। तो एक जो शरीर के दान होने से 50 जरूरतमंद व्यक्तियों को लाभ होता है। उसके इतने अंग हैं कि वो 50 व्यक्तियों में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। तो कई बार किसी मतलब घर परिवार में किसी का एक गुर्दा या किडनी खराब हो जाती है तो दूसरा उसको देकर उसकी वो उस टाइम मदद करता है, वे क्या हो गया, अंगदान। कि कई बार अंगदान दिया जाता है और कई बार लोग पूरी की पूरी देह दान कर देते हैं, और उस देह दान से क्या होते हैं, कम से कम 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। बच्चे से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग भी अंगदान व देह दान करने में सक्षम है। बच्चे से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग इस कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। अंगदान व देह दान का महत्व क्या है कि जो मानव देह है वो प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है, बहुत ही सुंदर कृति है, और परंतु यह कृति किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं है। ये जो मानव की देह है ये वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश से निर्मित होती है, और मृत्यु के उपरांत इन्हीं तत्वों में ये क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो ऐसे में यदि अपने देह का तो कहीं उन्हीं चीज़ों में मिलना ही मिलना है, लेकिन अपने मरने के बाद अपने शरीर के अंग किसी के काम आ जाएं तो फिर इससे अच्छी बात क्या होगी। तो देखो भारत में जो हर वर्ष जो करीब 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता होती है, जबकि मौजूदा समय में प्रतिवर्ष 7,000 से 8,000 गुर्दे ही मिल पाते हैं। इसी प्रकार करीब 50,000 लोग हर वर्ष
हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं, परंतु 10 से 15 की ही होती है। लोग तो 50,000 को आस होती है कि हमारी हो जाएगी, लेकिन हृदय प्रत्यारोपण होता कितनों का है? 10 से 15 का ही होता है। तो इससे अपने समझ सकते हैं कि लोग देह दान करने वाले और अंग दान करने वाले कितने को हो सकते हैं। तो देखो, अंग दान की ही बाती, देह दान भी एक ऐसा ही दान है जो समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। देह दान के 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं कि मृत देह से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। प्राय अंगदान ऐसे मृत व्यक्ति से किया जाता है जिसकी दिमागी मृत्यु हुई हो, दिमागी ब्रेन डेथ हुई हो, उसी की अपने अंगदान कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जो मृत व्यक्ति है उसका जो दिमाग है वो पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, परंतु शरीर के जो अन्य अंग है वो कार्य करते रहते हैं, और ऐसी देह से हृदय, यकृत, गुर्दे आदि जो अंग हैं वो व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि 1000 में से केवल एक व्यक्ति की इस प्रकार से मृत्यु होती है कि 1000 लोग मरते हैं ना, उसमें से केवल एक व्यक्ति की ही ब्रेन डेथ होती है, बाकी की नहीं होती। तो मृत्यु के 6 से 8 घंटों के भीतर देह की नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है कि डेथ के 6 से 8 घंटों के बीच उसके जो नेत्र हैं उनको तब तक काम में लिया जा सकता है, उसके बाद नहीं। दूसरा है, चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो मृत देह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतरीन शिक्षक बनते हैं कि देह दान से पहली बात तो ये चीज़ सारी होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो मतलब उस टाइम उस पर प्रशिक्षण करके उसको बेहतरीन चिकित्सक बन सकते हैं। मृत मानव की जो देह है उस पर प्रायोगिक कार्य संपादन करने के पश्चात ही मेडिकल के जो विद्यार्थी हैं वो मानव देह की रचना को भली प्रकार से समझ पाते हैं। इस हेतु भी मानव द्वारा देह दान की परम आवश्यकता है कि वो अपने जीवित व्यक्तियों पर तो वो नहीं प्रशिक्षण कर सकते, मरे हुए पर ही वो प्रशिक्षण करके अपने मतलब सभी चीज़ों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करके एक अच्छा शिक्षक बन सकते, अच्छा जो चिकित्सक है वो बन सकते हैं। तो इसके लिए भी वो इसकी आवश्यकता है। तो यह मानव देह की अंतिम उपयोगिता है, और ऐसे देह के दानी अपने पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर समाज में शिलालेख की तरह कार्य करते हैं। लेकिन अत्यंत खेद की विषय ये है कि जो प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण भारत में अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख व्यक्तियों में 0.8% ही है, जबकि विकसित देशों में ये 10 से 30 है। और ऐसे में आवश्यकता है कि हम अंगदान देह दान के महत्व को समझें और उन लोगों की मदद करें जिनका जीवन किसी अंग के अभाव में बड़ा कष्टप्रद है। हमें इस नेक कार्य के लिए आगे आकर समाज में इस श्रेष्ठ मानवीय कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। और जो अंगदान दिवस के रूप में 13 अगस्त का जो दिन है हर वर्ष भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है, ताकि लोगों को इसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके बाद देखो, कौन कर सकता है अंगदान व देह दान? कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म जाति का हो, लिंग का हो, वह अंगदान देह दान कर सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है। जो 18 साल से कम है उसके लिए माता पिता की या कानूनी रूप से जो उनका अभिभावक है उसकी जो सहमति है वो जरूरी है। दाता को अपने जीवन काल में 2 गवाहों की उपस्थिति में लिखित सहमति प्रदान करनी चाहिए। यदि मृत्यु पूर्व ऐसा नहीं किया जाता तो अंगदान व देह दान का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जिसके पास शव का विधिवत आदित्य हो। कि यदि तो वो जीवते जी मतलब उसने कह दिया कि मरने के बाद मेरा जो देह दान है, तो उसको 2 गवाहों की उपस्थिति देकर लिखित सहमति प्रदान की होती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि उसने मृत्यु से पहले ऐसा नहीं किया लेकिन मृत्यु के बाद ऐसा करना है तो वो उसको करना है, जो उसके घर के लोग होते हैं वो कर सकते हैं। तो भारत में अंगदान व देह दान कानूनी रूप से क्या है, मान्य है, दोनों ही प्रकार से मान्य है। तो ये आपका जो चैप्टर था पूरा हुआ। धन्यवाद।